धर्म दे पतंगे धर्म ते मरनगे, नारा धर्म दा लगाउंदे रहांगे, नारा धर्म दा लगाउंदे रहांगे। असीं आद धर्मी धर्म आद साडा, असीं आद धर्मी धर्म आद साडा। प्रोफेसर MP राणा जी जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैं उन्होंने बेनती करूँगा, प्रोफेसर MP राणा जी, प्यारा लाल बंगड़ जी साढ़े जो कवि UK के उन्होंने भी सहयोग भेजा, नीतू राम जी जो साढ़े साथी हैं सतपाल जर्मनी तो उन्होंने भी शुभेच्छावां भेजिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं MP राणा जी उन्होंने थोड़े मिनटों लिए प्लीज अपने भाषण में MP राणा। और जब पहले फेज में बना है उस समय से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से आदि धर्म, उस समय पहली जो आदि धर्म की जो पहली जो थी कि क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान जो है, इस देश के मूल निवासी, इस देश के जो नागरिक, इस देश की माताएं, इस देश की महिलाएं, इस देश की बहनें, इस देश के पुरुष, इस देश के बच्चे, सभी के सभी उनकी पहचान किस रूप में होनी चाहिए। यह एक पहले फेज में आदि धर्म का एक हुआ था। दूसरे आदि धर्म का जो हुआ था कि जो सभी लोग स्त्री पुरुष के सभी एक समान। और आपको अभी आऊंगा मित्रों कि कितने आदि धर्म सम्मेलन पूरे देश में हुए थे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब तीसरा धर्म जो आता है तो इसमें जो है कितने लोग थे, यह आपको सुनकर के बड़ी ताज्जुब होगी कि अभी तो मैं अपने गुरु पर आ ही नहीं रहा हूं जो गुरु जी है। अब उस जमाने में गुरु जी से पहले वे गुरु जी के बाद अगर किसी ने सुना होगा, राजा विक्र का नाम सुना होगा, राजा विधिवत का नाम सुना होगा, वैरोचंद का नाम सुना है, मकचंद का नाम, मचकंद का नाम सुना है, भैरव का नाम सुना है, नंदक का नाम सुना है। ये हमारे उस समय के राजे महाराजे जो थे, जो आदि धर्म को लेकर के आगे बढ़े थे। आदि धर्म के कितने किले हैं, आदि धर्म के कितने महापुरुष हैं, यह आज एक अध्ययन का विषय है। हम आज आपके यहाँ बोल के जाएंगे, कल हम अखबार में छाप देंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के टीचरों ने ये कहा, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ, उसका हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड कर रहे हैं, इसका हमको पता नहीं। इसलिए साथियों मित्रों, बुरा मत मानिएगा, हम सब पे हम जितना चाहेंगे उतना हम उस तरह के हम बात करते रहें। आपको ये भी बता दूं, आदि धर्म सम्मेलन स्वामी अच्युतानंद हरिहर जो आप नाम सुन रहे हैं, मैं उधर की छोड़ रहा हूं, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। 8 भाषाओं के ज्ञाता थे और वह भाषाओं के ज्ञाता में उर्दू से लिए, संस्कृत से लिए, फारसी से लिए, अरबिक से लिए, हिंदी से लिए, पंजाबी से लिए, सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। और उन्होंने इतना नहीं दर्जनों जो टेलीग्राम किए गए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए। उसमें स्वामी अच्युतानंद हरिहर उस मंच पर बाबू मंगूराम भी थे, लखनऊ के लालबाग सम्मेलन में। आपने बाबू मंगूराम को इतना छोटा कर दे रहे हैं कि फगवाड़ा के बाहर न कोई जाना, पंजाब के बाहर न जाना। कम से कम बाबू मंगूराम को उत्तर प्रदेश में तो जानते हैं लोग, बिहार में तो जानते हैं लोग, पंजाब में जाने या न जाने आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बाबू मंगूराम को लोगों तक पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते आप जाने। हम इस बात को बड़े परेशानी, बड़े तकलीफ से हम होकर जब हम कहते हैं कि बाबू मंगूराम जी तमाम के उसके बावजूद शिक्षा से लेकर के और तमाम चीजों को जो कहते हैं, और इसमें जो संसाधनों की मैंने जो कहा, ये 2-1 चीजें मैं आपको फोटो दिखा दे रहा उस जमाने की। बाबू जो है स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहब एक साथ बैठे आदि धर्म, और ये तमाम ऐसी चीजें जो किस तरह से बातें हुई हैं, ये मैंने लिखा है संदेश में, ये पूरे के पूरे छपे हुए। अब मैं आपको एक एक करके जो बता रहा हूं। आदि धर्म सम्मेलन पूरे देश में, मानिए ऑर्गेनाइजर महोदय, पूरे देश में 56 आदि धर्म सम्मेलन हुए हैं।
थोड़ा रिकॉर्ड भी होना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई भी होनी चाहिए। और जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक हम जिसके विरोध में हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। कहते हैं पहले पर्चा फिर चर्चा, पहले हम लिटरेचर को तैयार करें। हम अपने महापुरुष को केवल फगवाड़े और लेकर के 2-3 किलो की आप बना के रखें। हम अपने इतिहास को भूल गए, हम अपने महापुरुष को संकुचित कर बैठे। हम हमने जितने भी इस तरह से थे महापुरुष लोग जो है उनको हम जो है छोटा करके देख रहे। आदि धर्म का आपके जानकारी के लिए पत्र और पत्रिकाएं भी निकलती थी आजादी से पहले। 1923, 24, 25, 26 में आदि धर्म के पत्र और पत्रिकाएं भी निकलती थी। रिकॉर्ड तो मेरे पास है, बाकी जिनको जरूरत हो आके लेके पढ़े। आपको जरूरत हो आप भी ले लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद साथियों जो एक आया था 1919 में रॉबर्ट एक्ट में संदेह मात्र होने से, आपके ऊपर शक शुबह हो जाने से आपको महज जेल भेज दिया जाता था। और उस पर बाबू मंगूराम और स्वामी अछूतानंद हरिहर ने रॉबर्ट एक्ट के समक्ष प्रतिवेदन दिया था, विरोध प्रदर्शन किया था कि जो हमारे समाज है कमजोर है, आर्थिक तौर से निर्बल है, उसको जो है यह जो है लोग जो है हिंदू लोग किसी न किसी रूप में शक का सुबह के अंदर ला करके उनको जेल भिजवा देंगे। इसलिए रॉबर्ट एक्ट का बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए। ये थे बाबू मंगूराम, ये थे स्वामी अछूतानंद हरिहर, ये थे इस तरह के आंदोलन थे। और उसके बाद साथियों 1929 में आदि धर्म सम्मेलन, आज का प्रयाग उस समय इलाहाबाद था। इलाहाबाद में 1928 में आदि धर्म का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आप कह रहे हैं, इलाहाबाद में हुआ था। और इतने रिकॉर्ड मिलते हैं और आपके सामने एक पूरे रिकॉर्ड की इसमें है चर्चा है, कहां कहां से लोग आए थे। तेहरान तो कोई हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तेहरान तो ईरान में है और ईरान तक के लोग चले होंगे, कितने महीने पहले चले होंगे, माननीय ऑर्गेनाइजर में होगा। इसका मतलब यह समाज, मूल निवासी समाज, यहाँ का जो आज हम बहुजन कहते हुआ समाज, वहां भी जो उत्पीड़न का शिकार रहा होगा और किसी न किसी माध्यम से वो लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे होंगे। इलाहाबाद के उस आदि धर्म सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वहां के लोग भी आए थे जिनका नाम लिया। और आपको दो चार चीजें मैं दे करके आपसे अपनी बात करूंगा। और उसमें जो है चाहे यूएस घोटाले जी हो आए थे नागपुर से, उसमें अक्का जी गवई जो थे वो जो है फिर जो आए थे नागपुर से, चंद्रराम दूसिया थे कलकत्ता से आए थे, वीर रत्न देवी जाटो दिल्ली से थे, महंत कबीर दास ठाकुर मुंबई से थे, उसके बाद श्यामलाल धोबी इलाहाबाद से थे, झामलाल अहिरवार कानपुर से थे, इस तरह से जवाहरलाल दूसिया मेरठ से थे, बसंतलाल आदि धर्मी लाहौर से थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा। इतना कमजोर तो आदि धर्म आंदोलन नहीं था। फिर हम कमजोर कहां से हो रहे हैं, कैसे हम कमजोर हो रहे हैं, उसमें भी एक लाइन चर्चा होनी चाहिए और वह जरूरी। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921-22 में भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स का आदि धर्म सम्मेलन ने पुराना किला में इलाहाबाद के, और उस किले में आन रिकॉर्ड मिलता है कि 30,000 लोगों ने प्रिंस ऑफ वेल्स का 1922 के सम्मेलन में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया। प्रिंस ऑफ वेल्स इसलिए आए थे कि वहां की परिस्थितियों को अध्ययन करने के लिए भारत में कि कमजोर वर्ग है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, उनको हम कैसे प्रतिनिधित्व देंगे। 17 सूत्री मांगे आदि धर्म सम्मेलन में, अरे उनके प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जो हुआ था उसमें 17 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। एक चार्टर ऑफ डिमांड वाज प्रेजेंटेड बिफोर प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या क्या थे? महिलाओं को बराबर अधिकार दिया जाए,
महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। उसके बाद जमीन, यह भी पता है सबको, आज नहीं तो कल भारत देश भी आजाद होगा। और जो यहाँ के मूल जातियां हैं, चाहे वो अछूत कहीं ले जाए, उस जमाने में यह नहीं था कि आदि धर्म केवल चमारों तक था, उसमें पिछड़ा वर्ग भी था, उसमें शेड्यूल कास्ट की सारी जातियां। नाम के साथ मैं आपको गिनाने को तैयार हूँ किस जाति से कौन कौन लोग थे, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैं मास्टर हूं ना, बड़े सफाई से बोल करके निकल जाता हूं कि नहीं, यही था, यही था, यही। और जब हम अपने मंच पर चमारों को छोड़ करके दूसरे शेड्यूल कास्ट की बिरादरी को सम्मान नहीं देते, तो हम कैसे उम्मीद करें वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चले? क्यों चलेंगे भाई? अरे उनको तो पहला हक बनता है पूरे देश की आबादी में, कम से कम जितनी आबादी होगी 12-13%, तो शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी है। आप बड़े भाई हो, बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई को पहला हक बनता है उसका सम्मान दो। उत्तर प्रदेश में पूरी शेड्यूल कास्ट आबादी में 59% चमार है, पूरी शेड्यूल कास्ट आबादी, लेकिन वहां भी यही गलती होती है कि हम छोटे को नहीं पहचानते। इसलिए यह गलती मत करिए। यह गलती करेंगे किसी भी सूरत में आपका जो है, जो आपका मिशन हो, मिशन अखबारों में छाप लेंगे, पत्र पत्रिकाओं में अपने छाप लेंगे, लेकिन वो मिशन नहीं रह जाएगा, वो केवल आपके अखबारों की कुछ प्रतियां रह जाएगी। कानपुर से प्रताप अखबार निकलता था, आप लोग जानते होंगे, गणेश विद्यार्थी जी उनके होते थे एडिटर। गणेश विद्यार्थी तक ने कानपुर के उस एडिटोरियल में आदि धर्म के बारे में पूरे विस्तृत एक नई सीरीज निकाली है कि ये आदि धर्म सम्मेलन क्या था, कैसे जो है आदि धर्म बनाम जो है आर्य जो विदेशी थे और विदेशी बनाम जो है देशियों का आंदोलन आदि धर्म समझने की कोशिश तो करिए। और यह आंदोलन यही नहीं था। कुछ हमारे लेखक जो है बड़े विद्वान लोग हैं, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व किए थे। अब आपसे मैं कहता हूं बड़े अच्छे से, जितना मेरा अध्ययन और दावे के साथ कहता हूं, आंकड़ों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं अगर शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे के पूरे तथ्यात्मक ढंग से रिकॉर्डों के साथ आपसे बात करूं। 1871 में भारतवर्ष में पहली जनगणना ब्रिटिश हुकूमत में हुई थी, और उस 1871 में तो बंगाल प्राविंस को, जो आसाम से लेकर के आज का बांग्लादेश, और उस हिस्से में चाहे करीमनगर हो, चाहे खुलना हो, चाहे आज का ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो, चाहे मेहमगंज हो, चाहे जितने भी जिले थे, आपकी आबादी 73 से 74% थी। और ये भी था जो एकता थी नमो सूत्रों में, जो कि चमारों का ही एक समूह है, उस एकता का आधार ये बना कि वह एकता ही ऐसी थी जो बंगाल के बंटवारे का एक कारण बनाई गई कि अगर मुसलमान और यह जातियां इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि आजाद भारत में आपका आदमी यानी ब्राह्मण बनिया ठाकुर देश का प्रधानमंत्री न बन पाए। बंगाल के बंटवारे का यह इतिहास है। 1871 की जनगणना में नमो सूत्रा की गिनती हुई थी, अलग से हुई थी। 1869 में तब हमारे महापुरुष पैदा नहीं हुए, हमारा अलग धर्म था। हमेशा से आप जो भी जनगणना उठा के 1931 तक की जनगणना देख डालिए, सब में आदि धर्म अलग से था। धर्म के कालम में आदि धर्म 1871 के बाद से, जब से जनगणनाएं हुई हैं, तब से अलग था, कभी हिंदुओं का हिस्सा नहीं। कौन कौन समाज थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, और डिप्रेस क्लास थे। डिप्रेस क्लास मतलब आदि धर्मी। और उस डिप्रेस क्लास में आज का अछूत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड की सभी जातियां थे। एक समूह था, जाति नहीं।
और उसके बाद 1869 में बंगाल प्रोविंस में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि हमको ये आप पता चला है कि ब्रिटिश हुकूमत जनगणना कराने जा रही है, संख्या पे गिनने जा रही है, आप हमारी बराए मेहरबानी किसी भी सूरत में हिंदुओं के साथ हमारी गणना नहीं करें। और ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुओं के साथ गणना नहीं। आज क्यों हमारी गिनती जो है हिंदुओं के साथ की जा रही है? इसका मतलब है कहीं न कहीं हम कमजोर हुए और कहीं न कहीं हमारे विघटनकारी शक्तियां जो है सफल हुई हैं, क्योंकि हम जो है वही लेकर के ढूंढ रहे हैं। और एक हमारे महापुरुष, जब हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं कि किसी की निंदा करूं, मैं निंदा करने नहीं आया, लेकिन यह बात मैं इतिहास के आधार पर बोल रहा हूं कि जब आप इतिहास कह रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, देश और विदेशों में जो 50 डिग्रियां ले गए हैं, आपका पूरा खानदान पूर्वज आपके कबीरपंथी थे कि नहीं थे? आप ऐतिहासिक तथ्यों पर लेकर के चलिए। और जब आपके पूरे परदादे दादे आपके 5 चाचा कबीरपंथी थे, तो आप ये कैसे कह रहे हैं मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू रह के नहीं मरूंगा? ये कैसे आ गया? हुआ कैसे? 1930 के बाद से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसके बाद गांधी ये काल देते हैं कि जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं बल्कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस चलेगा। आपकी इच्छा हो तो विरोध करो, नहीं इच्छा तो मत करो, नहीं करो। और उस समय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव में एक नहीं 2 बार पटखनी दी। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या था कि now Gandhi has become an old chair, better to keep him outside, he cannot lead the nation, he is a senile person। क्या मामला था? और उनकी छवि नीचे जा रही है। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मीडिया के लोगों से मैं कभी परेशान नहीं होता, वो जो चाहेंगे लिख लें। और उस समय यही महापुरुष जिनको यह कमी थी, इधर स्वामी अछूतानंद हरिहर, इतिहास पूरा बताइए ना कि क्यों स्वामी अछूतानंद, अरे बाबू मंगू राम ने दिल्ली जो पंजाब राज्य में बैन लगाया था, ये भी तो बता दीजिए समाज के लोगों को। मामला क्या था? अपने फायदे का इतिहास हम निकालते, बाकी अब छोड़ दे। विरोध सहने की हिम्मत होनी चाहिए, और विरोध सहने की तब हिम्मत होगी जब मेरे अंदर वो जज्बा होगा कि बाबू मंगू राम को जिंदा रखने के लिए, स्वामी अछूतानंद को जिंदा रखने के लिए, नंदक राजा को रखने के लिए, अंधक राजा को रखने के लिए, हिरण्याकश्यप को जिंदा रखने, तब ये जज्बा आता। लेकिन आज वो चीजें नहीं। फिर दूसरा एक और, मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ क्योंकि ललक थी कि मैं एक प्रांत से ऊपर नहीं, एक जाति से ऊपर नहीं, मुझे राष्ट्र के पैमाने पर रहना। तो कौन आएगा? दूसरा जो है कह रहा है कि now he is an old man, he is a senile person, he is a sick man, he is not in a position to lead the nation। ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उसके पोजीशन डाउन जा रही है। तो दोनों के तालमेल था। और 1932 के 31 की जनगणना में भी देख लीजिएगा जातियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और डिप्रेस क्लास, धर्म के कालम में देख लीजिएगा आदि धर्म है कि नहीं है, देख लीजिएगा। और फिर हमारा ही आदमी जो कहते मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, आपके पूरे खानदान जो है कबीरपंथी कभी हिस्सा है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था। वो विरोधी रिएक्शन में हिंदू धर्म पे था। लेकिन साथियों, फिर उसके बाद वही व्यक्ति हैं जिनको ठाट ऑन पाकिस्तान आता। क्या मतलब जा रहा है? कैसे हो रहा? वही व्यक्ति है महापुरुष जिनको हम नमन करते हैं, पूजा करते हैं। वही है महापुरुष जो आर्यों की ओरिजिन को पता नहीं कौन से स्रोतों का अध्ययन किया है कि कहते हैं भारत के लोग। किसी इतिहासकार ने नहीं कहा कि भारत के ओरिजिन। और कुछ हमारे मित्र लोग जो गलतफहमी के शिकार रहते हैं कि आरक्षण है तो हम हैं,
यह गलतफहमी छोड़ दीजिए। और 1871 फिर मैं कोट कर रहा हूं माननीय ऑर्गेनाइजर महोदय, 1871 में मुकुंद बिहारी मलिक उस समय जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, वो अछूत थे, वो कोई आरक्षण से नहीं थे। 1871 में ही 700 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे, वो कोई आरक्षण से नहीं आए थे। वो सब के सब ब्रिटिश हुकूमत में जो है वो जो है अपने 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 अधिकार के अपने अपने श्रम के बल पे आए। और जब ये बातें आती है तो और भी मैं अब बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा। उम्मीद है कि जो है लॉर्ड लोथियन कमेटी की रिपोर्ट बाबू जी हमारे रहे हैं, उनके सामने बाबू मंगू राम लाल लोथियन कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए। कितने परसेंट मताधिकार था? 2% लोगों को मिला था। तो भी वो 2 लोग थे जो सरकार के गुलाम थे, सरकार ब्रिटिश हुकूमत की दलाली करते थे, उन लोगों को जो है मताधिकार दिया गया। लॉर्ड लोथियन कमेटी ने कहा कि जो है उनके सामने बाबू मंगू राम, स्वामी अछूतानंद हरिहर उपस्थित हुए और प्रतिवेदन दिए कि यह एक सरासर अन्याय है, हमको भी मताधिकार का, हमें मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। और ब्रिटिश हुकूमत ने जो 3% का मताधिकार था उसको बढ़ा करके उसको जो है 10% मताधिकार किया था। ये लॉर्ड लोथियन कमेटी का जो है एक जो है रिकमेंडेशन थी। और उसके बाद सब सीधे सीधे जब हम साइमन कमीशन 16 अगस्त 1932 का मैकडोनल्ड डिक्लेरेशन, जिसको हम जातीय पंचायत या जातियों के बारे में, जब उससे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जातियों के प्रश्न को हल करने में असफल रही। तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडोनल्ड ने जातियों के प्रश्न को हल करते हुए 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड दिया। और उसके बाद 20 सितंबर को यरबदा जेल में पता नहीं कहाँ हंगर स्ट्राइक, 24 अगस्त सितंबर को पूना पैठ समझौता आरक्षण, हमारी कभी आरक्षण की लड़ाई ही नहीं, देसी बनाम विदेशी की लड़ाई थी। हमारा आंदोलन अगर आर्य विदेशी है तो विदेशी है, यह स्थापित हमारे महापुरुषों ने जो है, हमारे गुरु रविदास से लेकर के बाबू मंगू राम ने, स्वामी अछूतानंद ने, या चाहे जितने भी महापुरुष मैंने कहा वो सभी ने सिद्ध किया। लेकिन यहाँ कौन सा आधार पे अध्ययन किया गया कि आर्य हमारे देश में? हमको नहीं सोच। और दूसरी फिर मैं कुछ बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो है 2-3 चीजें जो कहते हैं, इससे पहले एक केवल अपने गुरु के बारे में, जिसके गुरु के आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूँ। गुरु ने मुझे जो कुछ दिया है वो है कि जब गुरु जी कहते हैं बेगमपुरा शहर के जो बात आती है, वो बेगमपुरा शहर को इतने आसानी से नहीं, उसकी व्याख्या तो करिए। वो एक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की तरफ इंडिकेशन है। और संविधान में क्या लाया गया? हमने ये कंसेप्ट फ्रांस से लिया, हमने ये कंसेप्ट इटली से लिया, हमने ये कंसेप्ट जर्मनी से लिया, हमने ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया। हमारे यहाँ नहीं था क्या? एकता और बंधुत्व की भावना को क्या गुरु रविदास जी ने, हमारे महापुरुष ने, हमारे संत ने 16वीं शताब्दी में नहीं कहा है क्या? कहिए, आपको उन महापुरुष से इतनी चिढ़ है क्या? उन महापुरुष के अपने हर जगह भी अपने साहित्य में नहीं ले रहे? ना ना ना, ये नहीं हो। गुरु जी की पीढ़ियां हैं और कम से कम पीढ़ियां आपको हमारे गुरु जी को खत्म नहीं किया। नहीं, हम उनको वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनका चरण वंदन करते हैं। इतने आसानी से नहीं खत्म होने देंगे अपने गुरु जी को। और क्या नाम है, बाबू मंगू राम को, स्वामी अछूतानंद हरिहर और जितने भी हमारे राजा महापुरुषों की हमारी जो है एक विरासत रही। साथियों, काफी चीजें हैं और 3 चीजें, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, सबको याद। लेकिन यह जो बाबू मंगू राम ने कहा, उससे पहले जो है गुरु स्वामी अछूतानंद ने कहा अच्छे व्यवसाय अपनाओ, अंग्रेजी पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक चीज और बात छोड़ रहा हूं,
कि बाबू मंगूराम व्यवसाय तो अच्छा था, पैसे भी अच्छे उस जमाने के हिसाब से आते रहे होंगे, लेकिन जो चिट्ठी आती थी, जो उनका बिजनेस व्यापार बाबू मंगूराम का था, वो चिट्ठी किसी और से पढ़वाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में होती थी, तो उन्होंने कहा ना, हमारी पीढ़ियां, हमारी खानदान है, अब जो है अंग्रेजी भी पढ़ाई करेंगी। अंग्रेजी पर उन्होंने जोड़ दिया। काहे नहीं आप लोग पढ़ा रहे हैं भाई? जब तक हम 20 किलो अनाज और 1 लीटर क्या नाम है तेल और 1 किलो नमक पर बिकते रहेंगे। और यहाँ मैं कहूँगा एक आध बातें, देखिए भैया, और दूसरी चीजें मैं अपनी बातें बहुत ज्यादा न करके बस यही चीजें मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, लड़ाई हमारी एकदम सीधी है। कौन भारतवासी है, कौन भारत का विदेशी है, लाइन नहीं खींची होगी। चाहे हम आज रहे, कल रहे, न रहे, कोई बात नहीं, हम अपने पीढ़ियों के मैसेज देकर के जा रहे हैं। आदि धर्म खत्म नहीं, हम खत्म हो रहे हैं। और मैं एक चीज और आपके सामने बता के जा रहा हूँ। आपके प्रदेश से मान्यवर कांसीराम निकले, जिनके साथ मुझे भी रहने का और काम करने का मौका मिला। और मैं मान्यवर कांसीराम से 1981 में पहली बार जब मैं एमए का छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और तब से और मेरे बाप जो मान्यवर कांसीराम को ले जाने का काम करते थे, वो थे और रामलाल पोस्ट मास्टर साहब, 2 लोग खड़ा किए थे अलीगढ़ जिले से। और उनके साथ रह करके क्या क्या सीखा, हम इस बात को कहते हैं। मान्यवर कांसीराम के उस स्टेटमेंट से, उस कथन के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मान्यवर कांसीराम कहते हैं, इट इज बेटर टू बिकम हेड ऑफ द कैट rather than becoming tail of the lion। हिंदी अनुवाद इसका है कि अगर तुम्हें बनना ही है तो बिल्ली का धड़ा बनो, जो छोटी तो होती है लेकिन चौकन्नी रहती है। थैंक यू MP राणा प्रोफेसर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली, उन्हें बड़े विस्तार के नाल इतिहास से चानना पाया ते उन्होंने सन्मान करनगे।